नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 देखेंगे। इसके लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। विषय सूची। पहला चैप्टर है इकाई 1। इकाई 1 में डाइवर्सिटी के बारे में है, यानी विविधता के बारे में। विविधता में 2 चैप्टर हैं। अध्याय 1 को आज हम पढ़ेंगे। विविधता की समझ, यानी विविधता क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे, विविधता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, यही आपसे अपेक्षा रहती है हमको। चलिए देखते हैं पहला इकाई, विविधता क्या है। विविधता के समझ के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर, विविधता की समझ के बारे में हम लोग जानते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इस भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को कई तरह बेहतर बनाती हैं। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, यानी इस पाठ को पढ़ने का महत्व क्या है, तो इसमें हम लोग जानेंगे। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 जो हैं चित्रों जैसा ही हैं? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अपनी इसको भी देख लेते हैं, बॉक्स वाले को। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो इन जानकारी को कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बाहर जाते समय डैश पहनना पसंद कर, आप क्या पहनना पसंद करते हैं तो उसको इसमें डाल सकते हैं। मैं घर में डैश में बात करती हूँ, यानी किस, यहाँ पे शायद लैंग्वेज पूछना, यस, तो वो भर सकते हैं आप। मेरा पसंदीदा खेल, जो भी आपका पसंदीदा खेल है वो भर सकते हैं। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, जो भी किताबें पढ़ना है जिसके बारे में, उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियाँ के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ऐसा तो होता ही है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो चलिए देखते हैं पहले कहानी को। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से
वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियां को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला, यानी जो अखबार बेचता है। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? वाह, हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है यानी प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो वह बोला, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ जो भी हो उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, यानी ट्रैफिक के कारण सुन नहीं पाया। मेरा नाम समीर है, उसने बोला। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, इनका नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, ओह, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके साथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में
कोई 3 अंतर लिखिए। समीर एक और समीर, तो वो मुस्लिम था, अब ये इसके तो बारे में नहीं अभी पता है। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएंगे? तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू हैं, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। उन त्योहारों की, छोड़िए इस बॉक्स को, नेक्स्ट आगे देखते हैं। थे उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। ऐसा लिखा गया। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती हैं और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पाठ आएगा उसमें हम पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। बॉक्स वाले भाग को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियाँ, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक
रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों से ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों, बॉक्स वाले भाग को आप खुद पढ़ सकते हैं, उन कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं भारत में विविधता के क्या क्या आयाम हैं, उन आयाम को हम लोग जानेंगे। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह के देखते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में क्या है? पहले, भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। दो और तरीके लिखिए। दो तरीके और लिखना है। प्रार्थना या इबादत, भक्ति गीत, इसमें आप भर सकते हैं। शादी करना के बारे में दो और लिख सकते हैं, जैसे अदालत के रजिस्टर में दस्तखत, यह भी एक शादी का प्रकार ही समझिए, जो कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं आप। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना होता है, तो अलग स्टेट में के दो स्टेट के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिवादन करना, झारखंड के, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहर कहना, ये एक अभिवादन है। तो उसी तरह आप किसी चौथे स्टेट के बारे में लिख सकते हैं। चावल पकाना, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाना, यह एक पकाने का, भोजन बनाने का एक तरीका है। तो आप अगला तरीका भी बता सकते हैं इन दोनों बॉक्स में। आगे पढ़ते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ क्या है, तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम विविधता को कैसे समझें, यानी विविधता को किस तरीके से समझा जाए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके लिए अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं।
हो जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत में दो भागों यानी लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। इस बॉक्स वाले भाग को देख लेते हैं क्या है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। लद्दाख और केरल का लोकेशन पता करना है। इन दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय यानी पैसे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। ये आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास एटलस हैं, और अपने फ़ोन पर भी सर्च करके देख सकते हैं लद्दाख और केरल के बारे में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। चलिए देखते हैं शुरू से। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका। लद्दाख के बारे में पहले देखते हैं लद्दाख के बारे में क्या है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के नेक्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ यानी खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने के यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दाड़ियाँ आदि लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये है पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतों का फ़ोटो, आप देख सकते हैं। अब केरल के बारे में हम लोग जानते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय
उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देखते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, यानी मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ पे? केरल। ये है केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता, जो कि केरल में ये एक तरह से मनाया जाता है। ये है मछली पकड़ने का चीनी जाल, यस। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे। जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि समुद्री इलाके में हैं तो अधिकतर वहाँ पे मछली मिलता होगा। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोग के साथ रहते हैं, जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं विविधता में एकता के बारे में। यहाँ से विविधता में एकता। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक विविधता में एकता को देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखलाया दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ पर देखते हैं क्या है बॉक्स में। दीन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जान। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दीन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना।
कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दीन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। क्या कविता कही है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, बहुत ही सुंदर कविता है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। देखते हैं रविन्द्रनाथ बॉक्स में क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों, अभ्यास प्रश्न के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। यह चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप उनको भी देखना ना भूलें।